नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन मध्य प्रदेश। मैं हूं डॉक्टर तपस्या। स्वागत करते हैं कार्यक्रम आयुष में। दर्शकों, आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं बहुत ही खास विषय पर। जब भी कोई महिला गर्भावस्था के दौरान से गुजरती है तो कई सारे प्रश्न उसके मन में होते हैं, क्योंकि हम एक नए जीवन को जान देने वाले होते हैं, जीवन देने वाले होते हैं। इसी के साथ में उनके घर वालों के मन में भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो क्यों ना आयुष के आज के इस कार्यक्रम में हम सारे प्रश्नों के जो ताले हैं, उन चाबियों से उन सभी उत्तर को यहाँ पे आज आपके सामने लेकर आए। तो आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग से कैसे हम सामान्य प्रसव को सहायक कर सकते हैं। और इसी के साथ में हमारे साथ में बहुत ही खास एक्सपर्ट जुड़ गई हैं। डॉक्टर ज्योति जाट हैं, आप प्राकृतिक चिकित्सक एवं योग एक्सपर्ट हैं। स्वागत है डॉक्टर ज्योति आपका हमारे कार्यक्रम आयुष में। जैसे कि हमने बातचीत करी थी प्राकृतिक चिकित्सा, तो सबसे पहले तो हम हमारे एक्सपर्ट से जानते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सक होता क्या है। तो डॉक्टर ज्योति, सबसे पहले तो हम इसी पे नज़र डालेंगे। प्राकृतिक चिकित्सा बहुत ही सरल विधा है जिसमें कि हम नेचर से रिलेटेड जो हमारी पंच महाभूत हैं उनको लेकर के इलाज करते हैं, जिसमें जल के द्वारा, मिट्टी के द्वारा, अग्नि के द्वारा, उन सब चीज़ों से लेके इलाज किया जाता है, जिसमें भोजन भी, आहार भी इंक्लूड होता है, जिसमें आपकी मैग्नेटोथेरेपी, फिजियोथेरेपी, बाकी सारी थेरेपीज़ को थोड़ा थोड़ा मिला करके, और जो चीज़ है होम रेमेडीज़ हैं, आप जो घर में जो चीज़ें कर सकते हैं घर की चीज़ों से, वो इलाज हम करते हैं, उसको हम बोलते हैं नेचुरोपैथी। क्या बात है, बहुत ही अच्छे से और आसान शब्दों में आपने बताया कि जब हम नेचुरल चीज़ों की सहायता लेकर अपने जीवन को सुखद और अपने आप को स्वस्थ बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक चिकित्सा। इसी के साथ में हम ये भी जानना चाहते हैं, क्योंकि आज का हमारा विषय जो है वो गर्भावस्था को लेकर है, तो कैसे हमारी प्राकृतिक चिकित्सा जो है वो कैसे सहायक बन सकती है गर्भावस्था के दौरान? जी बिल्कुल। जब कोई भी, ये एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है जिसमें कि एक मदर एक मिरेकल ही लेके आ रही हैं दुनिया में। तो इस चीज़ को, जब वो मिरेकल है क्योंकि वो नेचर से कनेक्ट है, तो हम नेचर से जुड़ी हुई चीज़ों से, इसमें जो भी समस्याएं आती हैं या जो भी आपको डिस्कम्फर्ट हो रहे हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों को आप बहुत ही आसानी से आप ठीक कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे डिस्कम्फर्ट होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज़, जो न्यूली मदर्स हैं, जो पहली बार माँ बन रही होती हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत होती है, जिसमें कि आपको उल्टियाँ होना, वॉमिटिंग्स आना, आपको सुबह बहुत थकान लगना, पैरों में दर्द होना, पीठ में दर्द होना, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये आपको बहुत परेशान करती हैं। तो इनको हम बहुत आसानी से साइड में कर सकते हैं, या जो आपके जीवन में छोटी छोटी चीज़ें आप अपनाएंगी तो आप 9 मंथ बिल्कुल आपके बहुत ही जॉयफुल निकल सकते हैं। इसमें जैसे किसी को बहुत ज़्यादा हार्ट बर्न होता है, पहले ही ट्राइमेस्टर से हमें शुरू हो जाता है, तो सुबह उठ के एकदम जैसे ही हम उठते हैं तो हमें गुनगुना पानी थोड़ा सा पी लेना है। गुनगुना पानी ले करके एकदम बैठना नहीं है, आप थोड़ा सा चल लें, तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं सहायता देगी आपकी चीज़ों में। अगर आपको कमर में दर्द हो रहा है तो जैसे ही आप उठते हैं वैसे ही आप हॉट वाटर बैग 15 मिनट के लिए, जो आपकी गर्म पानी की थैली होती है, वो आप पीछे कमर पे लगा कर रखें 10 से 15 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा आपको उसका सेक नहीं करना है, तो वो आपको दिन भर की जो आप दिनचर्या करेंगी उसमें जो आपको कमर दर्द होगा उससे वो आपको बचा करके रखेगा। जिन लोगों को पैरों में ज़्यादा दर्द होता है, जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा होता है, स्टार्टिंग के जो 3 महीने होते हैं उसमें ज़्यादा पेन होता है आपके पैरों में, तो आपको गुनगुने पानी में पैर डाल करके बैठना है, लेकिन 10 से 15 मिनट। आप खाली पेट रहेंगे, सुबह उठेंगे, एकदम से कुछ खाएंगे नहीं, तो आप बैठ सकते हैं। अच्छा, आपने जैसे बोला कि मतली की समस्या भी जब होती है तो उसमें भी प्राकृतिक चिकित्सक जो हैं वो बहुत उनको हेल्प करते हैं। तो मैं सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो महिला होती है ना वो इसी परेशानी से जूझती है, क्योंकि सुबह उठते से जैसे ही नौशिया का फील आता है तो पूरा दिन उसका ख़राब होता है। तो आप उसके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे? सबसे पहले जैसे आप उठते हैं, मैंने बताया कि आपको लूकवार्म वाटर लेना है, गुनगुना पानी आप ले। इसके बाद आप जैसे ही उठ रहे हैं तो आप सिट्रस फ्रूट को अवॉइड करें, कुछ भी आप चाय एकदम नहीं लेना है आपको। आप फेनुग्रीक टी या फिर अजवाइन टी लें, मतलब गुनगुने पानी में ही लेना है, उसको ठंडे पानी में नहीं लेना है, और सिर्फ आधा कप वो लेना है, ज़्यादा अमाउंट नहीं लेना है क्योंकि वो गर्म होता है। आप किस मंथ में प्रेग्नेंट हुए हैं, कब आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, जैसे अभी ठंडियों का मौसम है, बहुत अच्छा टाइम है,
इस टाइम पे अगर किसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है तो उसमें आप फेनुग्रीक टी ले सकते हैं, मेथी दाने से जो आप चाय बना के पिएं वो आप ले सकते हैं। आप जीरे को थोड़ा सोख करके 2-3 घंटे आप उसको भिगा करके रखें, फिर उसको उबाल करके चाय बना लें, या इमीडिएट भी आप उसको हाफ एन आवर के लिए रखेंगे तो भी आप उसकी चाय लेंगे तो वो भी आपको बहुत सहायता प्रदान करेगी। और जिनको बहुत सुबह उठते से ही उल्टी जैसा मन करने लगता है तो वो गुनगुना पानी लें, 15 मिनट का ब्रेक दें और फिर उसके बाद में वो आइस च्विंग या आइस या ठंडा पानी भी आराम से बैठें, आप लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे सिप कर करके पानी लें। एंड जैसे ही आप उठे हैं बेड में से, अगर आपको फीलिंग आ रही है कि नहीं मुझे अब उल्टी जैसा लग रहा है, तो आप एक पॉइंट होता है जिसको आप अपने यहाँ कलाई से 4 चुन ऐसे रखेंगे अपने चारों उंगलियां और फिर उस पॉइंट को दबाते रहें। या आप चलते फिरते जब आपने पानी पिया है, आप वॉक कर रहे हैं, पानी पीने के बाद वॉक करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप इस पॉइंट को प्रेस करेंगे तो आप धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपको ठीक लगना शुरू हो जाएगा। वो पॉइंट आप दोनों हाथों में, किसी भी हाथ में आप प्रेस करते रहिएगा, वो आपको बहुत सहायता करेगा। प्लस आपको ठंडा कुछ भी नहीं खाना है, ठंडा नहीं खाना है आपको, सुबह उठते से ही फल नहीं लेने। और जैसे ही आप 1 घंटा आपको हो जाए उठने के बाद, जब आपने चाय ले ली है तो आप अपना ड्राई फ्रूट्स ले लें। ड्राई फ्रूट जैसे आपके अंदर प्रोटीन जाएगा तो वो चीज़ें थोड़ी आपकी उल्टी वाली जो है सेटल होंगी। अगर आप उल्टी करने के डर से बहुत भूखा रहेंगे तो वो आपको नहीं रहना है। थोड़ी थोड़ी देर में आपको कुछ खाते रहना है, हर 4 घंटे पे आपका मील होना ही चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर ज्योति, आपने बड़ी अच्छी बात बोली है कि उठते से चाय नहीं लेना है। ज़्यादातर होता ऐसे है कि हमको नौशिया लगता है तो हम सोचते हैं कुछ ले लें, और कुछ मतलब चाय ही होती है। चाय के साथ हम 2 बिस्किट ले लेते हैं और नौशिया वो कंटिन्यू रहता है। तो मुझे लगता है जो भी सहायक चीज़ें हम लोग यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, जिसमें कि डॉक्टर ज्योति बता रही हैं लगातार कि आपको अजवाइन का या फिर आपको फेनुग्रीक जो होता है उसका आपको पानी लेना है, या फिर जैसे कि बताया कि सिट्रस फूड जो होते हैं उनको अवॉइड करना है। इन सभी चीज़ों को अपनाकर आप नौशिया या जो भी आपको तकलीफ़ हो रही है उससे आप बच सकते हैं। अगर हम गर्भावस्था की बात कर रहे हैं, योगा की भी बात कर रहे हैं, तो वो कैसे सहायक हो सकता है गर्भावस्था के दौरान? जब आप प्रेग्नेंट कोई भी महिला गर्भावस्था में रहती है तो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, रोलर कोस्टर बन जाती है लाइफ। जो पहली बार बन रही है उनके लिए तो बहुत ही टफ है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, आपके मूड स्विंग्स होते हैं। इट्स रिलेटेड टू हार्मोन एंड इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इट्स रिलेटेड टू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, जो कि आपकी एक्टिविटीज़ को ज़्यादा, किसी को बहुत, हम देखते हैं किसी को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, किसी को कम हो रही है, इट्स कि किस में कितने हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं। तो उसके लिए योगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले आप, क्योंकि शॉर्ट ब्रीदिंग्स होने लगती हैं, ब्रेथलेसनेस होती है उसमें, तो आप अपनी श्वासों के ऊपर जब ध्यान देते हैं तो धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगता है। आप अपने जो आपके अंदर है, आप बच्चे से अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। सबसे पहले इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसको हम कहते हैं अनुलोम विलोम, जो एक प्रिपरेटरी प्रैक्टिस है फॉर प्राणायाम, जो आपके सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करेगा। बैलेंस करने के बाद दोनों चीज़ें बैलेंस होंगी तो आप अच्छे से, आपका एक जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो नॉर्मली आएगा। फिर आप जो भी प्राणायाम करेंगे वो आपके शरीर को ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। नाड़ी शोधना बहुत ही अच्छा होता है, आप उसके 9 राउंड्स करें। आपको लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेनी है, राइट से छोड़नी है, फिर अगेन आपको राइट से सांस लेनी है, लेफ़्ट से छोड़नी है। बहुत आसान प्रोसेस है, इसको आप कुर्सी पे बैठ करके, आप चलते चलते, जैसे भी आपको लगे आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए आप किस सिचुएशन में कंफर्टेबल हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्योंकि ये अगर मैं बोलूँ कि नहीं आपको नीचे बैठ के ही करना है, तो वो हर एक के लिए पॉसिबल नहीं होता है। आपकी फ़िज़िकल कंडीशन क्या है, आप किस चीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, तो आप इसको नीचे बैठ के भी कर सकते हैं, आप स्टूल पे बैठ कर के भी कर सकते हैं, आप सोफ़े पे आराम से पीछे टिक के भी कर सकते हैं। जो आपकी कंफर्टेबल पोजीशन है आप उस पे बैठ के इसको करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो करने के बाद में आप भ्रामरी कर सकते हैं, जो कि आपको मेंटल रिलैक्सेशन देगा एंड आपके स्ट्रेस लेवल को भी कम करेगा, क्योंकि इस दौरान स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, एंजाइटी ज़्यादा आती है। तो भ्रामरी प्राणायाम एंजाइटी, स्ट्रेस से आपको
बचाएगा और आपको आगे मेंटली, क्योंकि आपको बहुत टाइम निकालना है उस चीज़ के लिए भी आपको प्रिपेयर करेगा कि आपको मेंटली स्ट्रांग रहना है, तो वो चीज़ें आपको करनी है। प्लस एक ब्रीदिंग जो है, जो आपको एक माँ को अपने बच्चे से कनेक्ट करती है। हम देखते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो जाते हैं, या आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपने बच्चे के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपका बच्चा हेल्दी हो, प्लस जो आपकी एनर्जीज़ हैं, जो आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, वो अपने बच्चे से कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ब्रीदिंग करना है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग या ब्रीदिंग विथ कॉन्शियसनेस। आप माइंडफुली चीज़ों को कैसे कर सकते हैं, तो उसमें आपको अपना राइट हैंड अपने पेट के ऊपर रखना है, अच्छे से अपने पेट के ऊपर ध्यान देना है। पूरा आपका ध्यान अपने पेट के ऊपर होना चाहिए, बस इधर उधर की बातें नहीं सुननी है। सिर्फ आप अपने पेट पे अपना हाथ रखें और आप देखें कि जब आप श्वास ले रहे हैं तो धीरे धीरे आपका पेट थोड़ा सा बाहर की ओर आएगा, या जो भी आपको स्ट्रेच फील हो रहे हैं वो आप अच्छे से फील करें। जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तो थोड़ा अंदर की ओर जाएगा। ये जो अंदर बाहर वाली एक्टिविटी है, ये एक आपको स्ट्रेंथन भी करेगी आपके लंग्स को, और आपके बेबी से आपको कनेक्ट भी करेगी। इसके साथ साथ जब आप ये तीनों चीज़ें कर लें, दिन में आप ये हार्डली आपके 10 से 15 मिनट लेंगी, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है इनमें। फिर उसके बाद आपको पामिंग ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि हमारे हाथों में हमारे सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं, सारे ऑर्गन डिपिक्ट होते हैं। जब आप पामिंग करते हैं, मतलब अपनी दोनों हथेलियों को आपस में आपको घर्षित करना है, इन एनर्जीज को आप चैनलाइज करते हैं। इसको करने के बाद सबसे पहले आप पामिंग करके अपने दोनों पाम्स को अपनी टमी के ऊपर लगाएं, अपने उसको कवर करें, ताकि जो आपकी एनर्जीज हैं ट्रांसफर टू योर बेबी एंड इजीली कनेक्ट विथ योर बेबी। आप उससे बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। एंड देन अगेन रब योर पाम्स इन टू योर आईज। सो जो आपके चक्रा एक्टिवेशन से जो आपकी एनर्जी है वो आपको स्ट्रेंथन करेगी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको अपनी लाइफ में करनी चाहिए, जो आपको बहुत पीस देंगी। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भी जो 9 महीने का पीरियड होता है ना, वो बहुत अच्छे से हमको निकालना चाहिए, क्योंकि वंस इन अ लाइफ या ट्वाइस इन अ लाइफ ही हमारे जीवन में आता है। तो अगर हम उसको इन सारी टेक्निक्स को अपनाकर अपने गर्भावस्था के दौरान को सुखद बना लेते हैं, तो मुझे लगता है जीवन भर हमको ये पल याद रहते हैं। और इसी के साथ में भी हम बहुत सी चीज़ें अपनाते हैं, लेकिन बहुत सी सावधानियाँ भी रखनी होती हैं। तो कौन सी सावधानियाँ रखनी है वो भी हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले ये आपने बहुत अच्छी चीज़ बोली मैम, कि हर एक की लाइफ में 1 या 2 बार ही उनको मिलता है। ये बहुत ही अच्छा मोमेंट रहता है, जो कि हर एक महिला को एंजॉय करते हुए निकालना चाहिए। आप इसमें जो हमें मेन सावधानियां जो बरतनी हैं, क्योंकि इसमें कुछ कुछ डिस्कम्फर्ट भी आते हैं, क्योंकि हमारी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, क्योंकि हम इतनी दौड़ भाग वाली ज़िंदगी है। आजकल तो बहुत सारी महिलाएं जो हैं वर्किंग रहती हैं, मोस्ट ऑफ वर्किंग के साथ प्रेगनेंसी भी कैरी करती हैं, प्लस घर का भी बहुत सारे स्ट्रेस उनके साथ में चल रहे होते हैं। तो वन ऑफ द फैक्टर इज स्ट्रेस, जिससे आपको बचना है। आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। आप बी इन दी मोमेंट, जो चीज़ें हैं आप उनको, जो आपके सामने आ रही हैं, बस उसी प्रेजेंट मोमेंट में आप जिए। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें। जो 4 चीज़ें हैं आगे मैं बताऊंगी उस चीज़ में। अभी आपको ज़्यादा नेगेटिव लोगों के चीज़ें नहीं सुननी है, अपने मन को अच्छे से सुने। दूसरी, खान पान में आपको बहुत एहतियाती बरतने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें हमें पता नहीं होता है, हम बहुत कंफ्यूज होते हैं कि नहीं हम ये खाएं या क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है, कौन सी चीज़ बेबी के लिए अच्छी है। सो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि सुबह उठ के सिट्रस फ्रूट्स नहीं खाने हैं आपको। सुबह आप सिट्रस फ्रूट को अवॉइड करें। आप प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट लें। आप सुबह उठते से ही आपकी डाइट में नट इंक्लूड्स करें। आपको नट्स लेने ही चाहिए अपनी डाइट्स में। आप उनको कच्चे एकदम ऐसे डायरेक्ट ना लें, आप उनको रात में भिगा दें। आप 7-8 घंटे उनको भिगाएं अच्छे से, जिससे कि आपकी बॉडी में जब आप उनको लें तो वो ऑब्जर्व हो जाए। प्लस स्मोकिंग नहीं करना है। अगर आपने कर ली है, उस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। स्मोकिंग
ड्रिंकिंग बिल्कुल अवॉइड करनी है ड्यूरिंग दैट पीरियड जब आप प्रेग्नेंट हैं। एंड इसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा आगे झुकने वाली डायरेक्ट जो आप झुक जाते हैं वो एक्टिविटीज़ आपको अवॉइड करनी है, ज़्यादा नहीं झुकना है। एकदम से जब आप बहुत ज़्यादा आपको नहीं खाना है, आपको शॉर्ट मील्स लेने हैं और कोशिश करना है कि आप जब झुक रही हैं या कोई आपको झुकने वाली एक्टिविटीज़ हैं तो उसमें आप अपनी नी की सपोर्ट से या कुछ सपोर्ट से बैठें इस चीज़ में। इसके साथ साथ ही आप जब खाना खा रही हैं सो आपको जो भी आप खा रही हैं आप कॉन्शियस ईटिंग करें, जो भी आप कर रही हैं विथ कॉन्शियसनेस करें। तो जब आप कुछ चीज़ गलत भी कर देंगी तो वो चीज़ आपको उतना नेगेटिव इफेक्ट नहीं देगी। विथ कॉन्शियसनेस करें। जैसे आप वॉक कर रही हैं तो आप बोलेगी नहीं, दिन भर में अगर आप बहुत ज़्यादा वॉक भी कर लेते हैं दैट इज़ नॉट काउंटेबल। आप जब कॉन्शियस वॉक करेंगे वो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इसमें। प्लस इसके साथ साथ आप जो सोते हैं उल्टा नहीं सोना है, इसमें अवॉइड करना है। साथ में साइडलाइन पोजीशन में आप सो सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको कोई भी एक पोजीशन में ज़्यादा नहीं बैठे रहना है। आप कोशिश करें कि पोजीशन थोड़ा चेंज करें और अकॉर्डिंग टू योर मेडिकल सिचुएशंस वो सारी चीज़ें आपको करनी है। बहुत ज़्यादा केमिकल्स वगैरह के यूज़ नहीं करने हैं क्योंकि इसमें हमें बहुत डर रहता है कि हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाएंगे, वेजिनल इन्फेक्शंस होने के डर रहते हैं। तो आप उनको नेचुरली ही डील कर सकते हैं। हम नीम वाटर वॉशिंग करें, बहुत ज़्यादा सोप या केमिकल ना यूज़ करें। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट करेंगे तो जो गुड बैक्टीरियाज़ हैं आप उनको भी वॉश इनफ कर देंगे और ज़्यादा इन्फेक्शंस आपको होंगे। यूटीआई वगैरह होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जब भी आप वॉशरूम यूज़ करते हैं तो आप फ्लश ऑफ करने के बाद ही आप उसको यूज़ करें जब आप प्रेग्नेंट हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जब यूज़ करने जाएं तो वो एकदम क्लीन ही हो। आप ही यूज़ करते हैं तो भी आप उसको फ्लश करने के बाद ही टॉयलेट को आपको यूज़ करना चाहिए। करेक्ट, बहुत अच्छी जानकारी आप लगातार डॉक्टर ज्योति दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, जब आपने खान पान की यहाँ पे बात करी है तो कई सारी महिलाएं इस डर से नहीं खाती हैं कि हमारा वेट बढ़ जाएगा ना, इसके कारण वो अवॉइड करती हैं। तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हो? बिल्कुल भी नहीं डरना है कि वेट बढ़ेगा। जो आपकी पहले की एक्टिविटीज़ हैं उन पे निर्भर करता है कि आपका वेट कितना बढ़ेगा और कितना नहीं बढ़ेगा, रेदर देन बेबी वेट। बेबी वेट तो आप इतना लेके ही चल रहे हैं, मतलब जो होगा उसमें तो बढ़ना ही है और वो एक हेल्दियर चीज़ है, बढ़ना चाहिए जिससे आपका बेबी हेल्दी होगा, लेकिन नॉट इन अ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। गेस्टेशनल डायबिटीज़ के कारण ये ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा पुट ऑन होता है। गेस्टेशनल डायबिटीज़ हम उसको बोलते हैं जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप जब ज़्यादा, क्योंकि आपके अंदर एक और जान है तो आपको ज़्यादा खाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जस्ट दुगना खाएं, और बहुत फ्रिक्वेंटली जब आप लेंगे तो रशिंग ऑफ ग्लूकोज आपकी बॉडी में ज़्यादा होने लगता है, तो पूरा के पूरा ग्लूकोज आपका जाके स्टोर्ड होने लगेगा। वो चीज़ों से हमें बचना है। मैडम ने अच्छा सवाल किया कि ज़्यादा मोटापा आने लगता है। एक तो हम सेडेंटरी लाइफ स्टाइल को बहुत ज़्यादा वो करते हैं कि नहीं बेबी है ऐसा हो जाएगा, या रेस्ट करना है, बेड रेस्ट करना है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग होंगे तो आप सारी एक्टिविटीज़ के साथ अपनी प्रेगनेंसी को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए आप निकाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा जिनको बहुत सीवियर मेडिकल कंडीशन है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जो एक्टिव हैं, थोड़ा कर रही हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा पूरे टाइम सोते नहीं रहना है। अपनी जो दिनचर्या है उनको अच्छे से फॉलो करनी है, दिनचर्या आप अपनी करते रहें। इसके साथ साथ आपको जो मील्स लेने हैं वो शॉर्ट मील्स लेने हैं। आपको बस अपनी कैलोरीज से जो हम ले रहे हैं उनसे 300 कैलोरीज थोड़ा एक्स्ट्रा लेनी रहती है फॉर योर बेबीज, लेकिन आप उससे बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, इसलिए वो पुट ऑन हो जाता है। और उसमें भी शॉर्ट प्रोपोर्शंस होते हैं कि कब आपको प्रोटीन लेना है, कब फाइबर्स, सबका मिक्स करके सिर्फ 300 कैलोरीज आपकी एक्स्ट्रा जाती है। बिल्कुल। इसी के साथ में दर्शकों, आपके मन में ये भी सवाल होगा कि अगर हम योगासन को अपनाते हैं तो कितने समय बाद, नॉर्मल डिलीवरी के कितने समय बाद अपनाना चाहिए, और अगर सी सेक्शन हो गया है तो कितने समय बाद अपनाना चाहिए। तो डॉक्टर ज्योति से हम ये भी जानते हैं कि अगर दोनों ही कंडीशन होती हैं तो योगासन हम कब से शुरुआत कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर जो महिला पहले से एक्टिव थी, जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई है और वो पहले भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी योगासन कर रही थी, और आफ्टर डिलीवरी अगर वो, क्योंकि हमारा यूट्रस
बैक टू नॉर्मल पोजीशन में जाने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है। तो आपको शरीर को थोड़ा आराम देना चाहिए। उसमें आपको 4 वीक 6 वीक तक जो नॉर्मल डिलीवरी हुई है, जो पहले से योगासन कर रहे थे, जो फिट हैं, तो उनको थोड़ा 4 to 6 वीक आराम करना चाहिए। उसके बाद योगासन प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन सारे नहीं। आपकी सिचुएशन क्या है या आपकी बॉडी कितनी फिट है उस चीज़ के लिए, आपको कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टिचेस तो नहीं आए हैं, या ब्लीडिंग आपकी बहुत ज़्यादा हैवी तो नहीं हो रही है, इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर आप आसन करना शुरू करेंगे, जो कि जब हम पोस्टमार्टम उसमें योगा करते हैं तो धीरे धीरे उसको हम मॉडिफाई करते हैं, जिसको हम बोलते हैं थेरेपेटिक योग। मतलब आप उसको मॉडिफाइड वे में कर रहे हैं। अगर मैं किसी आसन का नाम आपको ले लूँ कि नहीं आप तितली आसन करें, सो आप उसको वैसे ही देख के करेंगे, लेकिन आप मॉडिफाइड वे में कर सकते हैं। आप बाकायदा लेट के थोड़ा बस अपने पैरों को हिला लें, उसमें भी आपको आराम मिलेगा। तो आप 6 वीक बाद कर सकते हैं। जिनको सिजेरियन होता है, सी सेक्शन, उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, वो 8 वीक के बाद आप योगासन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप योगासन नहीं कर पा रहे हैं तो मेरी सलाह यही है सारी बहनों को कि आप प्राणायाम शुरू कर दें, क्योंकि प्राणायाम भी आपको मेंटली बहुत रिलैक्स करेगा, और जब मेंटली आप रिलैक्स होंगे तो आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आपके लिए वो बहुत ही मददगार साबित होगा। बिल्कुल। यहाँ पे आज जो हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, लगातार बहुत अच्छी जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं, लेकिन फिर भी एक होता है कि हम कोई मैसेज देना चाहें। स्पेशली सोशल मीडिया से जुड़ के लोग काफ़ी सारे चीज़ों को अपनाते हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा गलत भी हो सकता है। तो आप उस पर क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे तमाम दर्शकों को? मेरी सारी बहनों से यही अनुरोध है कि आप एक इंडिविजुअल सोल है, राइट? आप एक अलग, हर एक की अलग अलग शरीर है, अलग अलग उसकी चीज़ें हैं। तो आपको जो YouTube पे सारी चीज़ें आप देखते हैं वो हर एक के लिए नहीं बनी होती हैं, स्पेशली गर्भावस्था में तो बिल्कुल भी नहीं। आपकी बॉडी हर एक की अलग अलग रिएक्ट करती है और अलग अलग उसमें चेंजेस होते हैं, हर एक को सेम चीज़ें नहीं होती हैं। तो आप उनको देख के ब्लाइंडली फॉलो ना करें। अगर आप देखते हैं आपको कुछ रहता है तो आप अपने डॉक्टर से या जिससे आप सलाह ले रहे हैं उनसे उस चीज़ को एक बार डिस्कस ज़रूर करें, फिर ही उसको अपनाएं। आप ऐसे अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए हानिकारक होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बोली कि जब भी हम सोशल मीडिया से को देखकर हम चीज़ों को अपनाते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि आप इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। यस ना, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए सोशल मीडिया काफ़ी हद तक बहुत अच्छा साबित हो सकता है हम सब के लिए, लेकिन हम उसको देख के अपना अगर इलाज करने लगते हैं तो निश्चित तौर पे हम अपने स्वास्थ्य के साथ में बहुत ज़्यादा गड़बड़ करने वाले हैं। और इसी के साथ में मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो जाता है, लेकिन उस पर हम बहुत शॉर्ट में जानना चाहेंगे क्योंकि कुछ ही सेकंड्स हमारे पास बचे हैं इस पे बातचीत करने के लिए, और एक आखिरी मैसेज साथ में आप क्या देना चाहेंगे? पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो कि महिलाओं को गर्भावस्था के बाद, मतलब जब आप बच्चा डिलीवर हो जाता है उसके बाद होता है। मेनली उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगी कि आप को बच्चे से अटैचमेंट नहीं हो पाता है, आप उसकी उतनी केयर नहीं कर पाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पेन लगता है, या आपको बहुत ज़्यादा सोना आ रहा है, या अननेसेसरी का आपको रोना आ रहा है, आप बस दुखी हैं, आपको किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, आप खुद के ऊपर भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप बस रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो होती हैं योगा में, शवासन करें और श्वासों पे ध्यान दें, तो यही आपको काफ़ी रिलीफ करेगा। और अपने खान पान का ध्यान रखें थोड़ा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे कार्यक्रम में आकर दी है डॉक्टर ज्योति, और यहाँ पर आप समय निकाल कर आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हम लोगों ने बातचीत करी थी कि हम कैसे सामान्य प्रसव को और भी सामान्य कर सकते हैं, यानी कि अगर हम गर्भावस्था के दौरान में हैं तो अपने स्वास्थ्य का कैसे देखभाल रख सकते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाकर, योगा को अपना के अपने ही जीवन को कैसे खुशहाल कर सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम आयुष में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय पे बातचीत करने के लिए। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।